हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम आदिश कुमार महाराज है। तो यूनिट नंबर 2 चल रहा है, उसका आज जो वीडियो लेक्चर पार्ट नंबर 3 है, जिसकी जो हेडिंग है या जिसका जो टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फिज़िकल मेथड। ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं अभी, और उसके बाद हम देख सकते हैं हम क्या पढ़ेंगे कि कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमने पढ़ा था। 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। कंट्रोल ऑफ माइक्रोइज्म है क्या, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। मतलब कंट्रोल ऑफ माइक्रोइज्म ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि ऐसे मेथड जिसमें हम माइक्रोइज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करें या हम किल कर दें। ठीक है, तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। हम पहले हम फिज़िकल मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि केमिकल मेथड भी है। केमिकल में हम 2 किस्म के मेथड पढ़ेंगे। एक होता है बायोलॉजिकली थ्रू एंटीबायोटिक्स, एक होता है नॉन बायोलॉजिकली या केमिकली जिसे हम कहते हैं थ्रू केमिकल्स। ठीक है, तो अब अभी इस वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फिज़िकली मेथड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन एंड रिमूवल ऑफ माइक्रोइज्म थ्रू फिज़िकल एजेंट। मतलब कि ऐसा प्रोसीजर, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम माइक्रोइज्म को रिमूव करें थ्रू द फिज़िकल एजेंट के थ्रू, उसे हम रिमूव करें, इनहिबिट करें माइक्रोइज्म को, तो हम उस पे मेथड को कहेंगे कंट्रोल ऑफ माइक्रोइज्म बाय फिज़िकल मेथड। सही है, तो उसमें टेम्परेचर है, हीट है, रेडिएशन है, फिल्ट्रेशन है, डेसिकेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर, कोल्ड, सनलाइट, ड्राइंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारे फिज़िकल एजेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं टू द रिमूवल, किल और इनहिबिशंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को। ठीक है, माइक्रोइज्म को हम डिफरेंट फिज़िकल मेथड्स में हम मार सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट दिखाया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, फिज़िकल मेथड है जिसमें हम पहले हम पढ़ेंगे हीट। ठीक है, अब हीट में हीट हम कैसे करते हैं। हीट में किलिंग ऑफ माइक्रोइज्म्स थ्रू ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। 2 किस्म की हीट यूज़ होती है फॉर द किलिंग ऑफ माइक्रोइज्म, फॉर द इनहिबिटिंग ऑफ माइक्रोइज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए जो हीट यूज़ होती है वो 2 फॉर्म में यूज़ होती है। ठीक है, उसके अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हम देखेंगे कि क्या क्या है। उसके बाद फिज़िकल मेथड में रेडिएशन भी आता है। तो रेडिएशन 2 किस्म की भी हम पढ़ते हैं यहाँ पर। एक नॉन आयोनाइज्ड होती है, एक आयोनाइज्ड होती है। नॉन आयोनाइज्ड कौन सी है, आयोनाइज कौन सी है, डिटेल्स में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। फिल्ट्रेशन भी है। फिल्ट्रेशन के थ्रू, फिल्टर मतलब कि आपको बताया ना किस चीज़ को सेपरेट करना, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम माइक्रोइज्म को सेपरेट करते हैं कि वो माइक्रोइज्म्स सेपरेट हो जाएं। वो डीप फिल्टर है, मेम्ब्रेन फिल्टर है, एयर फिल्टर है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम एक टर्म जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको आना चाहिए, वो है स्टीरिलाइजेशन। ठीक है, द टर्म स्टीराइल एक टर्म होता है जो क्लिनिकल साइड में, चाहे इंडस्ट्रियल साइड में, माइक्रोबायोलॉजिकल टर्म है ये, और आप सबको आना चाहिए कि द टर्म स्टीराइल की मायने क्या है। द टर्म स्टीराइल मीन्स मटीरियल और आर्टिकल दैट आर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऐसी चीज़ें जो क्या हो, किसी या ऐसी आर्टिकल हो या कोई ऐसी चीज़ें हो जो क्या हो, माइक्रोइज्म से फ्री हो। ठीक है, अगर किसी चीज़ में सिंगल माइक्रोइज्म प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल माइक्रोइज्म, किसी चीज़ में सिंगल माइक्रोइज्म प्रेजेंट है तो वो चीज़ अनस्टीराइल होगी, स्टीराइल नहीं होगी। सही है, तो स्टेरिलाइजेशन में बी डिफाइन एज ए प्रोसेस ऑफ दैट किल्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी आर्टिकल के ऊपर या आर्टिकल में हम माइक्रोइज्म की प्रेजेंट को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। माइक्रोइज्म की प्रेजेंट को हम पूरा मतलब गायब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कि माइक्रोइज्म्स ना हो, एक भी माइक्रोइज्म ना हो। तो स्टेरिलाइजेशन एक सिंपल वर्ड में मैं आपको ऐसे बताना चाहूँ कि स्टेरिलाइजेशन है क्या, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल करते हैं, या माइक्रो जितने भी फॉर्म हैं लाइफ के उसको किल करते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म हो, चाहे वो एंडोस्पोर्स हो, चाहे वायरस हो या वायरस वगैरह, सारी चीज़ें हम उसमें स्टेरिलाइजेशन के एक प्रोसेस होता है जिसमें सारी चीज़ें हम मार देते हैं कि किसी भी चीज़ में वो ना हो। ठीक है, प्योर स्टीराइल हो। तो प्योर स्टीराइल का मतलब है कोई भी चीज़ प्योर स्टीराइल कैसे होगी, या किसी भी प्रोडक्ट में लिखा हो कि भाई ये प्रोडक्ट स्टीराइल है। आपने वैक्सीन देखा होगा या कोई इंजेक्शन देखा होगा वो लिखा होगा, या कोई आई ड्रॉप देखा होगा वो लिखा होगा कि भाई ये आई ड्रॉप स्टीराइल आई ड्रॉप है। तो स्टीराइल आई ड्रॉप का मतलब है कि इस आई ड्रॉप के अंदर किसी भी किस्म की जो ना लाइफ फॉर्म नहीं है, कि किसी भी किस्म के माइक्रोइज्म्स नहीं है इसमें।
तो वो स्टीराइल कहलाती हैं। तो जिस चीज़ को हमने स्टीराइल करना होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टीराइजेशन, ठीक है। तो एक और दूसरा टर्म है स्टिलेंट कि व्हेन स्टेरिलाइजेशन अचीव बाय द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल एजेंट, जब हम सेम के स्टेरिलाइजेशन अचीव करें किसके थ्रू, कि किसी केमिकल के थ्रू, तो उस केमिकल को हम कहेंगे स्टिलेंट, ठीक है। एक टर्म है स्टिलेंट, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे। इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि द प्राइमरी टारगेट ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ काजिंग डिजीज एंड स्पॉयलेज ऑफ फूड दैट कैन इंटरफेयर विद द एनवायरनमेंट। हमारा जो प्राइमरी टारगेट स्टेरिलाइजेशन का ये होता है कि जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म जो उसके पास कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो डिजीज़ काज कर सकते हैं, फूड को स्पॉयलेज कर सकते हैं, तो या किसी इन्वायरमेंट को इंटरफेयर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, तो उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को हमने मारना होता है, टारगेट करना होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या है कि स्टेरिलाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं। एक तो देखें, अगर पेशेंट की बात करें, पेशेंट की बॉडी की बात करें, तो कंट्रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म द बॉडी ऑफ पेशेंट, कि किसी भी पेशेंट की बॉडी में हम जो है ना माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखें अगर कोई सिरिंज स्टीराइल ना हो, देखें हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप अभी आप नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो आप आगे जाके ये भी सुनेंगे या आप जो है ना यूज़ करेंगे एक स्टीराइल सिरिंज, तो वो स्टीराइल नहीं होगी तो क्या होगा कि पेशेंट की बॉडी में वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन हो जाएगा थ्रू अनस्टीराइल यूजिंग ऑफ सिरिंज। तो यही कारण है, यही जो है ना काज है कि हमें स्टेरिलाइजेशन करनी होती है या स्टीराइल जो है ना सिरिंज यूज़ करना होता है पेशेंट को, ठीक है। तो अगर किसी भी पेशेंट की बॉडी में अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना है तो स्टेरिलाइजेशन जहन में रखनी होगी चाहिए, ये टर्म आपको जहन में रखना होगा। ये इसी वजह से ये स्टेरिलाइजेशन इतनी अहम है और या स्टीराइल चीज़ें इतनी अहम हैं। तो बेसिकली आप अभी से आपको जो ना आइडिया हो रहा है कि स्टीराइलाइजेशन क्या है, स्टेराइल जो वर्ड है वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जो स्टीराइल हो, इट मीन के ऐसी चीज़ें हो जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ना हो, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म ना हो ये हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। जहाँ माइक्रोऑर्गेनिज्म सारे प्रेजेंट ना हो उस चीज़ में, तो वो चीज़ स्टीराइल कहलाएगी। और जिस प्रोसेस से हम स्टेराइल चीज़ें करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, या माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। इन द फूड इंडस्ट्री प्रिवेंट द फूड स्पॉयलेज, भाई किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में स्टेरिलाइजेशन होती है, हर चीज़ में स्टेरिलाइजेशन होती है, चाहे आप इंडस्ट्री में हो, चाहे आप हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो या किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री हो, वहाँ पर चीज़ें स्टीराइल चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर फूड इंडस्ट्री की हम बात करें तो फूड इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ें बनती हैं, फूड की चीज़ें बनती हैं। तो लाजमी सी बात है कि उसकी जो फूड की शेल्फ़ लाइफ या फूड की जो फूड ख़राब ना हो, फूड स्पॉयलेज ना हो, तो उसको बचाने के लिए हमें स्टेरिलाइज करना पड़ता है, फूड को स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से उसे गुजारना पड़ता है, ठीक है। या वहाँ पर स्टेरिलाइजेशन एक मेन काम करता है वहाँ पर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी स्टेरिलाइजेशन का अहम रोल है। फार्मास्यूटिकल में ऐसे है कि जो चीज़ें हम विद इन स्टीराइल इन्वायरमेंट में बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें देखिए आपने देखा होगा कि जितने भी ड्रग्स बनते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्टीराइल एरिया में बनते हैं, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो वो चीज़ें स्टीराइल जो प्रोडक्ट बन रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या जो ड्रग बन रही है या जो इंजेक्शन या जो टेबलेट बन रही है वो स्टीराइल है या नहीं है, उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि आगे जाके जब मार्केट में आएगा वो अगर ख़राब होगा तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है ना, तो वो ड्रग्स या वो चीज़ें स्टीराइल होना लाजमी है। और इन द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी एट्सेट्रा, कम्युनिटी बेस पर या हॉस्पिटल बेस पर कुछ चीज़ें हमें स्टेरिलाइज करनी होती है। यहाँ लैब कोट हमारे या हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं हॉस्पिटल में जो यूज़ होते हैं ओटी में, वो भी हम स्टेरिलाइज करते हैं, ये भी आपने देखा होगा, ठीक है। और आर्टिकल सच एज अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, नीडल, सिरिंज मस्ट बी स्टीराइल बिफोर एंटर इनटू द ब्लड एंड टिश्यू। किसी भी पेशेंट के ब्लड में या टिश्यू में अगर चीज़ें इंटर होने से पहले कोई सिरिंज हो, कोई नीडल हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम पेशेंट के ऊपर यूज़ कर रहे हों, तो वो चीज़ें स्टीराइल होना लाजमी है, ठीक है। स्टीराइल आर्टिकल वो चीज़ें या वो आर्टिकल स्टीराइल होना चाहिए, ठीक है।
और डिकंटामिनेशन ऑफ डिस्कार्ड कल्चर एंड हॉस्पिटल्स वेस्ट बिफोर देयर डिस्पोजल। जब किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी ऐसी जो इंडस्ट्री में जब माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हम डिस्कार्ड करने जा रहे होते हैं तो वो उसे हम डिकंटामिनेट करते हैं। डिकंटामिनेट का मतलब है कि देखें, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, प्लेटें बनाते हैं, ठीक है। प्लेटें जो है ना, कल्चर की प्लेटें होती हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, ठीक है। असल में वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो हो गए हैं, तो ऐसे हम जो है ना प्लेट को फिर से हमने यूज़ करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे ही उसे यूज़ करें तो ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। उसे हम उस डिस्कार्ड को हम पहले एक थैली में जो ना इकट्ठा करके उसके बाद लेकिन उस प्लेट को हम पहले डिकंटामिनेट करेंगे इनटू द ऑटोक्लेव। उसे हम ख़त्म करेंगे, जितने भी माइक्रोज़म है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम उस डिस्कार्ड को एक थैली में इकट्ठा करके और हम पूरे एक गड्ढा खोद के वो माइक्रोज़म की चीज़ें दफना देते हैं कि उसमें कोई भी जो ना ऐसी चीज़ें फैले ना, ठीक है ना। तो इसी वजह से स्टरलाइजेशन या डिकंटामिनेशन जो यूज़ होता है टर्म, मैंने इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी। जी, अब हम पढ़ेंगे असेंशियल प्री रिक्वायर्ड साइट्स ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है। कि मतलब कि स्टरलाइजेशन के लिए सबसे पहले कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती है, वो असेंशियल होनी चाहिए। असेंशियल होती है वो कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, जो नीचे दिए गए जितने भी फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करती है क्या एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन, तो स्टरलाइजेशन कितनी हुई है हमारी, ठीक है। नंबर 1 है माइक्रोबायोसाइडल एक्शन, कि कोई भी स्टरलाइजेशन हो उसके पास ये एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए, एफिशिएंसी लाजमी होनी चाहिए कि वो माइक्रोबायोसाइडल रिएक्शन हो। मतलब कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे मर गए हो, डेथ उसकी हो गई हो, ठीक है। एम्प्लाइज फॉर डेथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, ठीक है ना। ये सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाएं, उस एक्शन को हम कहेंगे माइक्रोबायोसाइडल, ठीक है। जब क्या होता है स्टरलाइजेशन होती है ना, तो लाजमी है कि सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाएं, तो उसे हम कहेंगे माइक्रोसाइडल। साइडल जो वर्ड है वो यूज़ होता है फॉर द किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। और एक होता है माइक्रो बायोस्टेसिस। ये माइनर टर्म है क्योंकि मैंने इस वजह से इसे मैंने नंबरिंग में नहीं दिया, इसे डॉट दिया है मैंने, क्योंकि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो माइक्रो बायोसाइडल है उसका मतलब ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर सपोज करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं तो मरते तो नहीं है, लेकिन उसकी ग्रोथ तो स्टॉप हो जाए टेम्परेली। तो इस वजह से जो ना स्टरलाइजेशन के बाद पहला तो यही है कि वो माइक्रो बायोसाइडल इन एक्शन हो, और अगर ना हो तो माइक्रो बायोस्टेसिस हो। इससे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो इनहेबिट हो जाएगी, मतलब कि वो स्लो डाउन हो जाएगी, वो मतलब ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जितने होंगे उतने ही पड़े रहेंगे, ठीक है। So for this special type of microorganisms such as a sporocidal, fungicidal and variocidal जो जितने भी हैं उसको उसमें सारे ये मैक्रोबायोसाइडल आकर जो ना बिल्कुल उसके बाद में हम साइडल वर्ड लगाएंगे, जिससे पता चलता है कि ये वो जैसे फंजीसाइडल का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो फंजाई को किल करे, सही है। दूसरा है इफेक्टिव कंटेंट। इसका मतलब है कि किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स नॉट ऑन द सरफेस बट आल्सो इन द साइड, मतलब कि स्टरलाइजेशन हो सिर्फ सरफेस पर नहीं हो बल्कि जो इनसाइड साइट है उसकी अंदर तक स्टरलाइजेशन हो, सिर्फ सरफेस पर ना हो। तो लाजमी है जो भी हम स्टरलाइजेशन के लिए जो चीज़ यूज़ करें, जो फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करे, अच्छी उसकी इफेक्टिव कंटेंट हो, अच्छी तरीके से वो मिले, इसी कंटेंट उसका अच्छा हो, ठीक है। तो क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि भाई माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करना, तो इफेक्टिव कंटेंट बिटवीन द बायोसाइडल एजेंट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टारगेट, कोई भी हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल टारगेट होगा उसके बीच और बायोसाइडल जो एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्टरलाइजेशन, उसके बीच में जो इफेक्टिव कंटेंट होना लाजमी है। फैसिलिटेट पेनिट्रेशन ऑफ द बायोसाइडल एजेंट की जो पेनिट्रेशन जो फैसिलिटेट हो टू द साइट एट विच माइक्रोऑर्गेनिज्म में बी लोकेटेड, जहाँ भी माइक्रोऑर्गेनिज्म लोकेटेड है उस पर हमारा जो बायोसाइडल एजेंट है वो जाए, पेनिट्रेट हो।
तो उसको हम कहेंगे मतलब कि उस वो फैसिलिटेटर, सही है। तो इसको हम मतलब कि अफेक्टिव जो कंटेंट कहें कि उसकी जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा अंदर जाए, फैसिलेट हो और माइक्रोज़म हमारे किल हो। नंबर थर्ड है सिलेक्टिव ऑफ बायोसाइडल एजेंट, कि जो हमारा बायोसाइडल एजेंट है वो हम कौन सा सिलेक्ट करें। इफेक्टिव स्टराइजेशन रिक्वायर सिलेक्शन ऑफ appropriate physical or chemical agent depending on the type of the material article are to be sterilized। कौन सा हम आर्टिकल, कौन सा मटेरियल हम स्टेलाइज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो केमिकल या फिजिकल एजेंट हम यूज़ करें फॉर द स्टेलाइजेशन, उसकी सिलेक्शन जो ना अफेक्टिव स्टेलाइजेशन के लिए उसकी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं फॉर द मतलब कि किसी भी जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टेलाइजेशन के लिए ये तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, टेम्परेचर, अ प्रिंसिपल ऑफ हीट किलिंग, सही है। मतलब कि देखें फिज़िकल मेथड हमने पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें फिज़िकल मेथड हमने पढ़े थे, ये देखो कंट्रोल ऑफ माइक्रोज़म पर फिज़िकल मेथड, जिसमें पहला नंबर 1 है टेम्परेचर, तो यही पढ़ेंगे टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर पे देखें कि पहले मैंने पॉइंट एक टर्म लिखा है, थर्मल डेथ पॉइंट। द लोएस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोज़म इन 10 मिनट, मतलब कि बहुत ही कम टेम्परेचर जिसमें माइक्रोज़म हमारे मर जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं 10 मिनट में, तो इसको हम कहेंगे थर्मल डेथ पॉइंट, ठीक है। और दूसरा होता है थर्मल डेथ टाइम, जिस शार्ट टाइम में ये माइक्रोज़म मर जाते हैं एट दिस स्पेसिफिक कंडीशन और स्पेसिफिक टेम्परेचर में, उसे हम कहेंगे थर्मल डेथ पॉइंट, ठीक है, डेथ टाइम। इट मीन द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड टाइम एक्सपोजर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, टाइम ज़्यादा है और टेम्परेचर कम होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हायर टेम्परेचर अलोज शॉर्टर एक्सपोजर ऑफ टाइम, यही मैंने बताया, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कम टाइम लगेगा माइक्रोज़म को किल करने के लिए, अगर टेम्परेचर कम होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा हमें माइक्रोज़म को किल करने के लिए। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये पॉइंट में हॉट एयर ओवन जब पढ़ाऊँगा, ड्राई हीट स्टराइजेशन, हीट जब हम पढ़ेंगे, अभी टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, और टेम्परेचर और टाइम में के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको मैं हीट में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और क्योंकि हीट में आप एक एप्लीकेशन पढ़ोगे ड्राई हीट, ठीक है ना, तो ड्राई हीट में एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है फॉर द स्टराइजेशन, जो ड्राई हीट पर बेस है, उसे हम कहते हैं हॉट एयर ओवन, ठीक है, हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन में यही जो है ना प्रिंसिपल यूज़ होता है, प्रिंसिपल ऑफ हीट किलिंग का या टेम्परेचर का, सही है, समझ में आ गई बात मेरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेसिमल रिडक्शन टाइम और डी वैल्यू, इसको हम DRT वैल्यू या डी वैल्यू भी कहते हैं। DRT इज़ द लेंथ ऑफ टाइम नीडेड टू किल 90% ऑफ ऑर्गेनिज्म इन गिवन पॉपुलेशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर में हम अगर कोई भी गिवन पॉपुलेशन हमारी माइक्रोज़म की है, उसमें 90% माइक्रोज़म किल हो रहे हैं एक, ठीक है, तो उस लेंथ ऑफ टाइम को हम कहेंगे DRT या फिर डी वैल्यू। द टेम्परेचर इंडिकेट बाय द सब स्क्रिप्ट, वो हम डी जो है ना, इसके लिए सिंबल यूज़ होती है, और टेम्परेचर हम बिल्कुल नीचे लगते हैं। डी सब स्क्रिप्ट का मतलब है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर हमने क्या किया है, डी लिख के टेम्परेचर हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रखा है, सही है। इसका मतलब क्या है देखें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसका मतलब है कि हम इसको मतलब के नीचे रखते हैं, सब स्क्रिप्ट में रखते हैं। उसके बाद आता है हीट, ठीक है, और हीट इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबल मेथड ऑफ स्टराइजेशन। हीट जो है वो रिलायबल है, मोस्ट रिलायबल जो मेथड यूज़ होता है फॉर द स्टराइजेशन, मोस्ट रिलायबल, जिससे हम ये कह सकते हैं कि भाई स्टराइजेशन अगर वाकई में हुई है तो वो हीट की वजह से ही होती है। मोस्ट रिलायबल यही है, पूरी दुनिया में पूरे इंडस्ट्री वगैरह और हॉस्पिटल वगैरह में ये हीट का ही यूज़ करके स्टराइजेशन किया जाता है। तो मोस्ट रिलायबल मेथड हीट का ही है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है ये मेथड। इट रिपीटली पेनिट्रेट थिक मटीरियल
एंड नॉट इजीली पेनिट्रेट बाय केमिकल एजेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि हीट जो है, थिक जो मटेरियल होता है ना, एक थिन मटेरियल होता है, एक थिक मतलब कि बहुत थिक हो वो उस मटेरियल में ये हीट जो है ना पेनिट्रेट हो जाती है, और कुछ केमिकल उसमें पेनिट्रेट ना नहीं हो पाते इस वजह से। आइदर ड्राई हीट और मोस्ट हीट में भी अप्लाइड, यही मैंने फ्लो चार्ट में भी आपको दिखाया था, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, ये यहाँ पर देखें कि फिजिकल मेथड में हमने हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन को कवर करना है। हीट में दो टाइप के हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ही ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ठीक है ना, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा वाला, यहाँ पर देखें हीट, दो मेथड हैं अप्लाई किए जाते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्राई हीट। ड्राई हीट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ड्राई हीट कैसे वर्क करती है। ठीक है, कि ड्राई हीट कैसे स्टरलाइज करती है वो पढ़ेंगे। तो ड्राई हीट, द लीथल इफेक्ट ऑफ ड्राई हीट, जो लीथल इफेक्ट होता है, लीथल इफेक्ट का मतलब है कि माइक्रोजम को किल करने वाला इफेक्ट। ठीक है ना, लीथल का मतलब है, लीथल जो इफेक्ट है ड्राई हीट का, या डेसिकेशन का, डेसिकेशन भी वर्ड यूज़ होता है ड्राई हीट के रिस्पॉन्स इन प्लेस में, इन जनरल हम कह सकते हैं उसे, is usually due to the protein denaturation, oxidative damage, toxic effect of elevated levels of electrolytes। इसका मतलब है कि उस सेल में प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने ये भी पढ़ा है कि जो है ना प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड की चेन होती है, वो फोल्डेड फॉर्म में होते हैं, क्वाड्रेटिक स्टिच जैसे होते हैं, एंजाइम वगैरह होते हैं। जब ड्राई हीट हम जब सेल को मिलती है, मतलब यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ये देखो रूखी, ड्राई मतलब कि ये हीट की फॉर्म, जब हम फ्लेम की फॉर्म में देते हैं, यहाँ गर्म हवा के फॉर्म में हम जब हीट देते हैं, उससे क्या होता है, सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है। जब प्रोटीन ही नहीं रहेगा, एंजाइम ही चेंज हो जाएगा, तो वो कैसे काम करेगा। सही है जी, हम कहाँ थे, यहाँ पर थे कि जब एंजाइम ही चेंज हो जाता है, ठीक है, जब एंजाइम ही चेंज हो जाता है तो उससे क्या होता है, डीनेचर हो जाता है, प्रोटीन डीनेचर हो जाते हैं। तो काम, जो फंक्शनल काम कौन करता है, एंजाइम ही करते हैं ना, तो एंजाइम काम नहीं कर पाते हैं, सेल की डेथ हो जाती है, या ऑक्सीडेटिव जो है ना डैमेज हो जाता है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप पढ़ते होंगे, तो उसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है। ठीक है, कि आइंस वगैरह वो की वजह से वो, और इलेक्ट्रोलाइट्स की टॉक्सिसिटी की वजह से वो सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ड्राई हीट क्रिस्टलाइजेशन एप्लीकेशन में हम कौन से चीज़ें यूज़ करते हैं, एक है रेड हीट, जो अक्सर माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज़ किया जाता है। एक फ्लेम देख सकते हैं ना, जो फ्लेम रखा हुआ होता है, केमिस्ट्री में भी फ्लेम, केमिस्ट्री लैब में भी फ्लेम रखा हुआ होता है। ठीक है, जो बंसन बर्नर आपने देखा होगा साइंस की लैबों में, तो जो बंसन बर्नर है ना, एक्चुअली वो रेड हीट ही है। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी लैब में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं फॉर, ये देखें, ये हाथों में जो चीज़ पकड़ी हुई है इस बंदे ने, ये इसको हम कहते हैं वायर लूप। वायर लूप से ये क्या कर रहा है, वायर लूप को स्टेलाइज कर रहा है थ्रू ड्राई हीट। ठीक है ना, इनैक्यूलेटिंग लूप, वायर लूप भी कहते हैं, इनैक्यूलेटिंग लूप भी कहते हैं, या सिंपल आप समझ लें कि ये वायर लूप है। वायर लूप एंड पॉइंट्स ऑफ द फोर्सेप की जो भी आखिरी जो टिप है, पॉइंट्स हैं, उसे हम स्ट्राइक करते हैं बाय होल्डिंग देम ऑलमोस्ट वर्टिकल इन द बंसन बर्नर अंटिल रेड हॉट, जब तक वो क्या हो जाए, वो रेड हॉट गर्म ना हो जाए। ठीक है ना, रेड कलर उसका ना आ जाए, उस तक हम उसको के वर्टिकल पोजीशन में हम उसको देख सकते हैं, ये वर्टिकल पोजीशन में ये इसने पकड़ा है, तो हम होल्डिंग करते रहते हैं वर्टिकल पोजीशन में कि वो रेड हॉट हो जाए, और उसके बाद वो स्टरलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक ड्राई हीट की फर्स्ट एप्लीकेशन है, रेड हॉट। उसके बाद है फ्लेमिंग, जैसे स्कैल्पेल ब्लेड हो गया, ग्लास लाइट्स हो गए, माउथ ऑफ द कल्चर ट्यूब्स और बॉटल्स आर एक्सपोज टू फ्लेम फॉर ए फ्यू सेकेंड विदाउट हीटिंग देम टू बिकम रेड हॉट। देखें, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमने पूरा रेड हॉट नहीं करना है, क्योंकि वो सड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। जैसे स्कैल्पेल की ब्लेड हो गई, उसको थोड़ी ना रेड करना होता है। ठीक है, ग्लास लाइट्स होंगी, उसको हम रेड करेंगे, ग्लास लाइट को हम रेड नहीं कर सकते ना। ग्लास लाइट आपने देखी होगी, जो किसकी बनी होती हैं, ग्लास की बनी होती हैं स्लाइड्स, जो हम यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में, उसमें सीमेर बनाते हैं, ब्लड की सीमेर बनती है उस पर, तो वो हम रेड तो हॉट नहीं करेंगे, इतना गर्म नहीं करेंगे। ठीक है,
तो और माउथ ऑफ द कल्चर ट्यूब्स, कुछ कल्चर ट्यूब्स, कुछ कल्चर की बोतलें होती हैं, उसकी जो माउथ होता है ना, ढक्कन उसका, वो भी हम कुछ ही देर के लिए, कुछ मतलब फ्यू सेकंड के लिए हम उसे गर्म करते हैं, फ्लेम देते हैं कि वो स्टेलाइज हो जाए, सही है, वो गर्म हो जाए, तो उसे उसे कहते हैं फ्लेमिंग, ठीक है, वो फ्लेमिंग है। अच्छा, तो तीसरा जो इसकी एप्लीकेशन है वो है इंसरेशंस, ठीक है। इंसरेशन का मतलब है ये, आप जो मैंने पिक्चर दिखाई है इसमें, ये एक्चुअली इंसरेशन है, ठीक है ना, मतलब कि इंसरेटर, जिसे हम इंसरेटर कहेंगे, और इंसरेशन एक प्रोसेस है। ये जो पिक्चर है ना, ये इंसरेटर है, मतलब भट्ठियाँ, सिंधी में जो, उर्दू में हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे भट्ठियाँ, चीज़ों को जलाना, इंसरेट करना, ठीक है। दिस इज़ द इफेक्टिव मेथड फॉर द स्टरलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड मटेरियल। जो कंटामिनेटेड मटेरियल एक्चुअली हम डिस्पोज करने जा रहे हैं, ठीक है, वो उसे हम स्टरलाइज करने के लिए ये इंसरेशन यूज़ होता है फॉर हाई इसमें टेम्परेचर बहुत दिया जाता है मटेरियल को, सच एज पैथोलॉजिकल कोई वेस्ट हो। अगर आपने हॉस्पिटल में जो जितने भी वेस्ट हैं, ब्लड के हॉस्पिटल वेस्ट, आपने क्लिनिकल वेस्ट तो देखे होंगे ना, डिफरेंट, अभी तो डिफरेंट जो ना बॉक्सेस बने होते हैं, रेड ये वगैरह वगैरह बॉक्सेस, इसमें ये डालो, इसमें वो डालो, तो वो चीज़ें इस भट्ठियों में जाकर जलाई जाती है। वेस्ट, उस वेस्ट को जलाया जाता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट को, मटेरियल को, सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह को, जो ख़राब हो गई है वो ड्रेसिंग, कंटामिनेटेड मटेरियल हो, कोई एनिमल का कैंसरियस मटेरियल हो, या क्लिनिकल कोई वेस्ट हो, या पैथोलॉजी, या इवन माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हो, उस चीज़ों के इंसरेट भट्ठियों में जलाकर उसे राख बनाकर हम क्या कर देते हैं, स्टेलाइज कर देते हैं, सही है। उसके बाद जो प्रोसेस है, लास्ट जो प्रोसेस है, ये बहुत ही यूज़ होता है, जो मैं बार बार बोल रहा था कि ड्राई हीट की मोस्ट जो एग्जांपल आपको याद करनी है, ये देखें, पीछे से हमने 3 पढ़े हैं। रेड हीट, जो हम फ्लेमिंग, जो माइक्रोबायोलॉजी में वायलुप को फ्लेम करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बंसन बर्नर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, फ्लेम, उस बंसन बर्नर से हमने रेड आउट करना होता है, ठीक है, वायलुप को। और दूसरा था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग भी मैंने पढ़ाया कि कुछ चीज़ें जो रेड हॉट नहीं करनी होती हैं, जस्ट फ्यू सेकंड के लिए हम फ्लेम पर रख देते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो ताकि वो क्या हो जाए, स्टरलाइज हो जाए, ठीक है। तो तीसरा प्रोसेस मैंने इंसरेशन बताया है आपको। तो जो मोस्ट जो अप्लाइड मेथड है, जो हर इंडस्ट्री में, हर हॉस्पिटल्स में वगैरह में यूज़ किया जाता है, वो है हॉट एयर ओवन। ओवन रखे होते हैं, आपने देखा भी होगा, घरों में भी यूज़ ओवन करते हैं हम। तो ये ओवन क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, मोस्टली यूज़ होते हैं। पर किस मेथड पर बेस है, ड्राई हीट पर, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है, आपकी जो भी चीज़ें मैं ज़ुबान से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें स्लाइड में लिखी हुई हैं, यहाँ पर देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। हॉट एयर ओवन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। जो अभी मैंने बताया कि जो हॉट एयर ओवन, जो एप्लीकेशन कहें इसको, या इसको आप इंस्ट्रूमेंट कहें, हॉट एयर ओवन जो इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत मोस्टली यूज़ होता है मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का है, ड्राई हीट का। क्योंकि ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है, कहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ये देखें, हेडिंग देखें ना पीछे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्राई हीट, ये ड्राई हीट की एप्लीकेशन है। तो जो हॉट एयर ओवन है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप नोट करें, ठीक है, कि हॉट एयर ओवन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हॉट एयर ओवन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पर बेस्ड है, ठीक है। ड्राई हीट कैसे, मतलब ड्राई हीट कैसे किल करती है, ड्राई हीट एक्चुअली प्रोटीन को डीनेचर करती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से सेल को डिस्ट्रॉय करती है, और था, मैं भी भूल गया, देख रहा हूँ। और टॉक्सिक जो इफेक्ट होती हैं किससे, जो इलेक्ट्रोलाइट की लेवल ऊपर नीचे होने से टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है किससे, ड्राई हीट से। तो ड्राई हीट की मोस्ट जो वाइडली यूज जो मेथड है वो है हॉट एयर ओवन। मतलब हॉट एयर ओवन, यहाँ से देखें, ओवन आपने देखा होगा, हॉट एयर का मतलब उस ओवन में गर्म हवा छोड़ी जाती है। गर्म हवा तो होती है, पंखे लगे होते हैं, और टेम्परेचर बढ़ता रहता है उसमें, जो ना थर्मल जनरेटर जो होता है, मतलब कि हीट को जनरेट करता है, उस हीट को उसके अंदर पूरा जो है ना एयर को सर्कुलेट कराया जाता है, कि एयर जो है ना गर्म हो, जिसे कहेंगे हॉट एयर, गर्म एयर ओवन, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने प्रिंसिपल ऑफ जो हीट किलिंग मैंने आपको बताया था कि हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो रिलेशनशिप मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर रिलेशनशिप देखें। यहाँ पे हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर हमने सेट करना होता है। अगर अगर आप 160 डिग्री सेंटीग्रेड अगर दे रहे हैं तो 2 घंटे के लिए रखेंगे, लेकिन कम टेम्परेचर पर ज़्यादा टाइम रख के लिए। अगर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप रख रहे हैं तो 1 घंटे के लिए रखेंगे। अगर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर रखते हैं आप तो 30 मिनट के लिए आपने ये रखनी होती हैं चीज़ें। तो ये टेम्परेचर माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ पर देखें हॉट एयर ओवन में हम क्या करते हैं, कौन सी चीज़ रखते हैं। यहाँ पर देखें, ये पिक्चर है हॉट एयर ओवन की, ठीक है, ये है पिक्चर है हॉट एयर ओवन की। तो इस हॉट एयर ओवन में हम क्या करते हैं, इसमें हमारी जो वाश हुई पहले हम प्लेटें जो यूज़ करते हैं, जो फ्लास्क जो यूज़ करते हैं या जो पिपेटें यूज़ करते हैं, और जो मीडिया की बोतल्स हम यूज़ करते हैं, पहले उसे हम क्या करते हैं, वाश कर अच्छे तरीके से एयर ड्राई कर उसके बाद इस ओवन में रखते हैं, ठीक है, कि वो अच्छे से उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म सारे मर जाएं। बाद में हम यूज़ करेंगे कि स्टेराइल चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, ठीक है ना। तो क्या है, इट इज़ यूज टू प्रोसेस द मटीरियल विच कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर फॉर द लेंथ ऑफ द टाइम नीडेड फॉर द स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट, but which are likely to be affected by the content with steam, ठीक है, कि ये यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस, उस मटेरियल के लिए जो हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें मोस्टली हम ग्लास के जो चीज़ें हैं वो जो है ना हम स्लाइस करते हैं। हॉट एयर ओवन इज़ इलेक्ट्रिकली हीटेड, देखा होगा, ये है ना, पूरी इसकी वायर होती है, वायर हम पूरे प्लग में लगाते हैं और इलेक्ट्रिकली ये हीटेड होता है, ठीक है। विथ हीटिंग इट शुड बी फिटेड विद द फैन टू प्रोवाइड फोर्स एयर सर्कुलेशन थ्रू आउट द ओवन चैम्बर। ओवन चैम्बर में क्या रखा होता है, फैन होता है, वो फैन जो है ना प्रोवाइड करता है फोर्स एयर सर्कुलेशन। पूरी हॉट एयर ओवन में एयर सर्कुलेट होती रहती है, जो गर्म एयर है वो सर्कुलेट होती रहती है, और इसमें टेम्परेचर इंडिकेटर भी होता है जो आपको टेम्परेचर बताता है, ठीक है, कि कितना इसका टेम्परेचर हुआ है। और एक कंट्रोल जो ना थर्मोस्टेट भी होता है। थर्मोस्टेट का मतलब है कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला, टेम्परेचर को एक ही टेम्परेचर को रखने वाला है, ठीक है ना, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े नहीं। टाइमर भी होता है, आपने टाइमर भी सेट करना होता है, आपने टेम्परेचर इंडिकेटर के थ्रू टेम्परेचर भी मेजर करना होता है, आपको थर्मोस्टेट भी रखना होता है कि वो टेम्परेचर जितना सेट किया है उतना ही रहे फॉर द टाइम पीरियड, जितना भी अपने टाइम पीरियड देना होता है, ठीक है। देखें लाजमी है, अगर देखें इसकी जो अगर पलक निकला हुआ है, वायर निकली हुई है, तो इसका टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होगा वही होगा 30, ठीक है, 25-30। अगर हम जैसे हम पलक को लगाएंगे, ठीक है, और बटन ऑन करेंगे तो इसका टेम्परेचर स्लोली बढ़ने लगेगा। सपोज करें मैंने इसका टेम्परेचर सेट किया है 180 फॉर 30 मिनट, तो 180 टेम्परेचर अचीव होगा, पहले 30 है, फिर 40 होगा, 60, 70, 100, 100, 110, 120, 100, फिर 50, 60, 170, 180 तक आएगा। फिर जब 180 तक आएगा फिर टाइमर शुरू हो जाएगा। टाइमर 180 तक टेम्परेचर हमने देना है, ठीक है, उस कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए। तो 180 टेम्परेचर अचीव हो गया, उसके बाद टाइमर शुरू हो जाएगा, 30 मिनट का टाइम चलेगा। और जब 180 टेम्परेचर हमने दिया है, 180 टेम्परेचर ज़्यादा ना हो जाए तो वहाँ पर किसका काम होगा कि 180 ही रखना है, वो काम होता है इसका कंट्रोल थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट क्या करता है, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और इसकी जो वाल्स और चीज़ें हैं वो इंसुलेशन से बनी हुई थी। इंसुलेशन का मतलब है कि यहाँ से हीट, इसकी जो पूरी वाल है यहाँ से हीट क्या ना हो, बाहर ना निकले, सही है। उसके बाद आता है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट से कैसे हम जो है ना किल करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, या मॉइस्ट हीट से कैसे किल होते हैं, इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हम अपने अगले ही लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।